हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स दैट इज मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता। तो आज की क्लास में हम लोग 11th क्लास के लिए प्लेजर टेस्ट सीरीज नंबर 3 यानी पीटीएस 3 का सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका सॉल्यूशन कंप्लीट कर लेते हैं। ये सारे इंस्ट्रक्शन मेरे ख्याल में मुझे बताने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी कि पेपर आपका 90 मिनट का है, मैक्सिमम 40 मार्क्स होने वाले हैं। पूरे क्वेश्चन पेपर में 50 क्वेश्चन होंगे जिनको सेक्शन ए बी सी में डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन होंगे जिसमें से 16 अटेम्प्ट करो। सेक्शन बी में भी सेम कहानी, यानी 20 क्वेश्चन में से कोई से भी 16 अटेम्प्ट करो। सेक्शन सी में 10 क्वेश्चन होंगे और हमें कोई से भी 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है, तुक्काबाजी चल सकती है लेकिन तुक्के मारने तो है नहीं हमें, है ना। चलिए यहां पर सेक्शन ए पे हम आ चुके हैं। सेक्शन ए से अपनी कहानी शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या है, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ दिस सेट। ये जो सेट है ना, यहां पर कितने एलिमेंट है पहले तो ये पता करो। तो यहां पर टोटल 3 एलिमेंट है। अब नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n यानी 2 की पावर 3 यानी 8, यानी ऑप्शन ए को यहां पर आप मार्क कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन 2 को देखते हैं। यहां पर क्या बोला हुआ है, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन इज x, ठीक है। ये वैल्यू आपको दे रखी है। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय y, सभी ऑब्जर्वेशन को आपने y से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द रिजल्टिंग ऑब्जर्वेशन विल बी, देखो y इंटू ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन यानी y इंटू एक्स। y इंटू एक्स का मतलब ऑप्शन ए को यहां पर आप मार्क कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा बच्चों। बात समझ आई सभी को, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन 3 में हमें क्या बोला हुआ है बच्चों। क्वेश्चन 3 में हमसे कह रहा है एडिटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये रहा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मुझे एडिटिव इनवर्स निकालना है। पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाले फॉर्मूले से सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा आपका 3 का स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा, डायरेक्टली 9 ही लिख दो, प्लस का 16 हो जाएगा यानी ये बनेगा 25। मतलब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है 25 प्लस आइटा। इसका तुम्हें निकालना है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स निकालने का मतलब क्या हो जाएगा, -25 माइनस आइटा, -25 माइनस आइटा यानी ऑप्शन सी को एक बार आप चेक करिए। क्वेश्चन 3 का ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो गया बच्चों। बात समझ आ रही है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या है, क्वेश्चन 4 में हमसे इस लिमिट का वैल्यू पूछा हुआ है। यह भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना बच्चों। 1 प्लस एक्स की पावर में n है, -1 की पावर n अपने आप लगाओ। नीचे 1 प्लस एक्स माइनस 1 ऐसे लिख सकते हो या नहीं, ये मुझे बताओ, ठीक है। फिर x का लिमिट आपका 0 है, तो 1 प्लस एक्स का लिमिट 1 होगा या नहीं, ये भी बता दो, होगा ना, ठीक है। तो यहां पर फॉर्मूला लग जाएगा n a की पावर n माइनस 1, मतलब आंसर n आ जाएगा, यानी ऑप्शन डी को यहां पर आप मार्क कर दो क्वेश्चन 4 में, ठीक है बच्चों। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या बोला हुआ है, इफ x एंड y आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इसका ज्योमेट्रिक मीन बताना है। ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स वाई। अंडर रूट एक्स वाई यानी ऑप्शन ए को यहां पर मार्क करो। क्वेश्चन 5 का ए बिल्कुल ठीक हो गया बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन 6 में क्या है, रेंज ऑफ दिस फंक्शन। देखो ये जो फंक्शन है ना, इसका डोमेन तो हमें पता होना चाहिए। डोमेन क्या होगा, कोई भी रियल नंबर। तो सभी रियल नंबर के लिए ये हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होने वाला है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। अब यहां पर फंक्शन बनाने के लिए माइनस आपको दिख रहा होगा, तो -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। देखो आपको इस तरीके से दिखना शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब fx विल बी लेस देन और इक्वल टू 0, मतलब -∞ से लेकर 0 तक, 0 पे क्लोज इंटरवल, यही इस फंक्शन का रेंज हो गया। अब ये रेंज कहां पर है, तो ऑप्शन बी को चेक करो। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो गया बच्चों, समझे। अब यहां से क्वेश्चन 7 की बारी। क्वेश्चन 7 में हमसे इस लाइन का स्लोप पूछा हुआ है। अब स्लोप कैसे निकालते हो किसी भी लाइन का, देखो अगर लाइन इस फॉर्म में है तो इसका स्लोप निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट और एक -1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पर ये काम करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, स्लोप। यहां पर स्लोप आपको मिलेगा 5/2। अब 5/2 यानी ऑप्शन सी को आप यहां पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो गया बच्चों, ठीक है। आगे चलें,
क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन 8 में क्या बोला हुआ है, आपको फंक्शन दे रखा है और इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। तो फंक्शन में x की जगह पे आपको fx डालना है। तो ये क्या बनेगा बच्चों, ये क्या बनेगा यहां से fx अपॉन fx प्लस 1। देखो ऐसे आएगा। अब fx की वैल्यू फिर से डाल दो, यानी x अपॉन x प्लस 1, यहां पर न्यूमरेटर में fx की जगह और डिनोमिनेटर में पुट करोगे तो यहां पर x अपॉन x प्लस 1 प्लस में 1 भी है। तो यहां पर एलसीएम ले लो तो ये क्या बनेगा x अपॉन x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1। देखो ऐसे आएगा। सो दैट मीन्स ये बनेगा 2x प्लस 1। ठीक है, उसके नीचे x प्लस 1 आएगा, वो तो कैंसिलेशन में चला जाएगा, मतलब सिंप्लीफाइड आंसर ये बचेगा। तो ये हमें कहां पर दिख रहा है, यानी x अपॉन 2x प्लस 1। x अपॉन 2x प्लस 1 पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है, लेकिन क्या किसी और जगह पे भी दिख रहा है, देखो यहां पर भी दिख रहा है। ठीक है, तो फिर इस कंडीशन को देखा जाएगा बेसिकली। मतलब देखो यहां पर डिनोमिनेटर में जो चीज है ना वो जीरो नहीं होनी चाहिए। मतलब यहां से मुझे पता चल गया कि x की वैल्यू -1/2 नहीं होनी चाहिए, ऐसा ऑप्शन ए में है, यानी ऑप्शन ए ऑफ क्वेश्चन 8 विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है बच्चों, बात समझ आई। क्वेश्चन नंबर 8 का ए सही होगा, डी सही क्यों नहीं होगा, बिकॉज ऑफ द कंडीशन गिवन ऑन x इन डी इज नॉट करेक्ट। ठीक है, चलो क्वेश्चन 9 को देखते हैं। क्वेश्चन 9 में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन 9 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मे रिप्रेजेंट सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। किसी भी एपी का सम ऑफ n टर्म्स का जो जनरल फॉर्म होता है वो हमेशा क्वाड्रेटिक होता है बच्चों। तो यहां पर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कौन सा है वो देख लो आप लोग। तो क्वाड्रेटिक सिर्फ ये वाला है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है बच्चों, आगे चलें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन 10 में क्या बोला हुआ है, ए और बी आपके नॉन एम्प्टी सेट हैं, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये वाली कंडीशन कब होगी हमें ये देखना है, गिवन ऑप्शन में कौन से वाला मोस्ट अप्रोप्रिएट है। अगर ए बी का सबसेट होगा तो ए के सारे एलिमेंट बी में से आएंगे। तो यहां पर बेसिकली ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी, ये तो गलत बात हो गई। ए यूनियन बी ए, ये भी गलत बात हुई। ए यूनियन बी इक्वल टू बी, ये बिल्कुल सही हो गया। तो यहां पर बेसिकली ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखो यहां पर ए और बी नॉन एम्प्टी हैं, इसलिए इनका यूनियन करने पे आपको एम्प्टी सेट मिलेगा, ये बात तो हो ही नहीं सकती। यानी 10th का डी भी सही नहीं होगा, जो सही होगा मैं पहले ही बता चुका हूं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। इसमें क्या है बच्चों, यहां पर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं Z1 और Z2। आपको Z1 माइनस Z2 प्लस 1 इसका मॉडुलस निकालना है। तो यहां पर सबसे पहले Z1 माइनस Z2 कर लो। Z1 माइनस Z2 करने का मतलब इसमें से इसको सेपरेट कर लो, तो क्या बनेगा आपका ये 1 माइनस 2 आइटा। अब इसमें प्लस 1 करो, यानी इसके पास अब पहुंच जाओ। तो यहां पर प्लस 1 करोगे, सो 2 माइनस 2 आइटा, इसका मुझे मॉडुलस लेना है, यानी अंडर रूट में 4 प्लस 4, यानी क्या बनेगा अंडर रूट में 8, यानी 2√2। अब 2√2 यानी ऑप्शन डी को यहां पर आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो गया बच्चों। ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला हुआ है, आपको एक सेट ए दे रखा है, तो एन ऑफ ए की वैल्यू आपसे पूछी है, यानी सेट ए में कितने एलिमेंट होंगे आपको ये बताना है। यहां पर इस कंडीशन को देख रहे हो ना, x² माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहां पर आप इसको देखो इस तरीके से लिख सकते हो। तो यहां से x की वैल्यू आपको 3 मिलेगी, यानी सेट ए में x आएगा, x की वैल्यू 3 आएगी, यानी देखो इस तरीके से आपको सेट ए मिल जाएगा। तो कितने एलिमेंट है बच्चों इसमें सिंगल एलिमेंट यानी 1 एलिमेंट है। मतलब ये सेट कैसा सेट है, इसका एक स्पेशल नाम होगा, मुझे कमेंट करके बताना। यहां पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए बिल्कुल ठीक है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन 13 को देखते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज गिवन टू बी 3। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दे रखा है और यहां पर वेरिएंस पूछा है। वेरिएंस यानी इसका स्क्वायर कर दो, मतलब आपको 9 मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, 9 मिलने का मतलब ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। ठीक है, क्वेश्चन 14 को देखते हैं। इसमें क्या है, वन ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज, इसका आपको रूट बताना है। यहां पर फैक्टर तो बन नहीं रहे हैं, मिडिल टर्म ब्रेक करके देखो, है ना, इजीली तो नहीं बनेंगे। तो मैं यहां पर जाऊंगा इस फॉर्मूले के पास, यानी -b प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट। तो यहां पर डिस्क्रिमिनेंट का अंडर रूट लेंगे बेसिकली, तो ये बनेगा b² यानी 1² माइनस 4ac यानी -3 आ जाएगा। कहने का मतलब इसका रूट लोगे तो ये बनेगा आयटा अंडर रूट 3। तो यहां पर प्लस माइनस आयटा अंडर रूट 3 अपॉन में 2। ठीक है, 2a होता है ना, तो 2 × 1 यानी 2 ही रह जाएगा। मतलब 14th का कौन सा सही हुआ बच्चों यहां पर,
तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक रूट बताने के लिए बोला गया था। पहले दोनों रूट्स को अलग अलग लिख लो। -1 प्लस आयटा √3/2, एक तो ये आएगा, एक आएगा -1 माइनस आयटा √3/2। तो ऐसा मुझे कहीं पर नहीं दिख रहा, मतलब इस वाले को तो आप कहीं पर यहाँ नहीं देख पा रहे हो। ये रूट सही है लेकिन किसी ऑप्शन में नहीं है। अच्छा, ये वाला आपको दिख रहा होगा पहले वाले ऑप्शन में, यानी ये वाला रूट आपको यहां दिख रहा है। एक बार आप चेक करो ध्यान से, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बात समझ आ रही है सभी को? ठीक है बच्चों, आगे चलें क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन 15 में क्या बोला हुआ है बच्चों? इफ आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। किसी भी इनफाइनाइट जीपी के लिए बेसिकली कॉमन रेशियो पे जो कंडीशन होती है वो यहां पर यानी ऑप्शन सी में आपको दिख रही होगी। ठीक है ना बच्चों, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। अब यहां से हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। तो यहां पर हमें सेट ए और सेट बी दे रखे हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, तो यहां पर ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे आपको ये बताना है। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी। तो सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, सेट बी में कितने एलिमेंट हैं, तो ए क्रॉस बी वाला जो सेट बनेगा उसमें कितने एलिमेंट होंगे। ऑप्शन डी को यहां पर आप मार्क कर दो, यहां पर 6 एलिमेंट आने वाले हैं। समझे बच्चों? अच्छा, आगे चलते हैं 17th क्वेश्चन में। मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीन, इसका फॉर्मूला बेसिकली आपको बताना है इस वाले क्वेश्चन में। तो यहां पर बेसिकली ये वाला तो सही लग रहा है मुझे, और क्या यहां गड़बड़ हो गई, दिख रहा है आपको, डेविएशन निकालने में गड़बड़ कर दी, यहां डिनोमिनेटर में इसकी गड़बड़ कर दी, और यहां पर भी गड़बड़ हो चुकी है। कहने का मतलब इसका ऑप्शन ए ही सही होगा 17th का। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन 18 को देखते हैं। इसमें क्या है बच्चों, इसका लिमिट इवेल्युएट करना है। कैसे करोगे, तो यहां पर आपको दिख रहा है लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 e की पावर में sin x -1 अपॉन sin x लिख दो, है ना, और यहां पर sin x लिख दो। अच्छा, नीचे जो x था उसको इसके नीचे शिफ्ट करो, तो कहने का मतलब यहां पर ये आ जाएगा 1 × 1 यानी 1। ध्यान रखना, अगर x का लिमिट 0 है तो sin x का लिमिट भी 0 होगा। समझे? यहां पर दूसरा फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ और पहला कौन सा यूज हुआ? पहला बेसिकली ये है ना, ये तो हमको पता है। अच्छा, दूसरा कौन सा यूज हुआ बच्चों? तो दूसरा फॉर्मूला है e की पावर x -1 अपॉन x, और अगर x का लिमिट 0 हो तो इसकी वैल्यू भी 1 होती है। तो यहां पर पावर में sin x, वही नीचे उसी का लिमिट 0, तो बस इसकी वैल्यू भी 1 हो गई थी, मैंने यहां पर 1 किया था। और ये वाला 1 तो वैसे ही था sin x अपॉन x, अगर x का लिमिट 0 है तो यहां पर फाइनली आंसर ऑप्शन सी वाला आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है। क्वेश्चन 19 को देखते हैं। यहां पर क्या पूछा हुआ है, एक्स इंटरसेप्ट बताना है इस लाइन का। लाइन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करोगे या इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करोगे? मैं किसी फॉर्म में चेंज नहीं करूंगा। यहां पर एक्स इंटरसेप्ट का मतलब यह हुआ वाई को 0 रख दो, क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट के लिए लाइन आपके एक्स एक्सिस को काट रही होगी। समझे? तो y को 0 रखोगे तो यहां पर 2x + 0 - 9 = 0, यानी देखो ऐसे मिलेगा, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 9/2, यानी यहां पर ऑप्शन बी में आपको यही दिख रहा होगा। 19th का बी सही हो गया। ठीक है बच्चों, आगे चलें लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए की तरफ। तो सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन यानी यहां पर आ चुका है। ये वाला जो आपको सीरीज दिख रहा है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो यहां पर गिवन ऑप्शंस में से हमें बताना है कौन सा सही होगा। ध्यान से सुनना बच्चों, ये सारे टर्म्स एपी में हैं। तो यहां पर अगर इनको सिंप्लीफाई कर दिया जाए, a/b प्लस a/c, फिर यहां पर b/c प्लस b/a, फिर यहां पर c/a प्लस c/b, तो ये अभी भी एपी में ही रहेंगे, सिंप्लीफाई करके ही तो लिखा है। लेकिन अगर सभी टर्म्स में किसी भी कांस्टेंट को ऐड कर दिया जाए, किसी भी एपी के सभी टर्म्स में किसी भी कांस्टेंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा वो भी एपी ही बनाएगा। यानी मैंने यहां पर +1 किया है तीनों टर्म्स में, ये अभी भी एपी में ही है। लेकिन इससे फायदा ये होगा कि यहां पर अगर मैं सिंप्लीफाई करने बैठ जाऊं तो यहां पर बेसिकली क्या बनने वाला है, ये बीसी होगा, यहां पर ये बन जाएगा सीए, यहां पर ये एबी और यहां पर ये बीसी। चेक करके देखना, यहां पर ये CA, यहां पर ये बनेगा AB, यहां पर ये BC और यहां पर ये CA। ठीक है, यहां पर ये AB, यहां पर क्या बन जाएगा, ये बनेगा BC, यहां पर ये बनेगा CA और यहां पर ये AB। एक बार ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर में AB + BC + CA, AB + BC + CA, AB + BC + CA। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो सीरीज है ये भी AP में है,
तो अब मैं क्या करूंगा कि सभी टर्म्स को मैं किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने वाला हूं, तो इससे क्या होगा कि रिजल्टिंग सीक्वेंस भी एपी ही रहेगा। ये प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए। अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, ध्यान से सुनना। मैं यहां पर एबीसी अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इससे मल्टीप्लाई करूंगा सभी टर्म्स को। तो जैसे ही आप ये काम करेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा ए, यहां पर बी और यहां पर सी, और ये भी आपका एपी में होगा, क्योंकि यही बात तो मैं कह रहा हूं कि ये भी आपका एपी में है, ये भी आपका एपी में है, तो ये भी आपका एपी में होगा, क्योंकि सभी टर्म्स को आपने किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है। समझे बच्चों? तो रिजल्टेंट सीक्वेंस भी एपी ही रहने वाला है, यानी यहां पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। ठीक है बच्चों, आगे चलें, सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। यानी सेक्शन बी में बेसिकली हमें यहां पर क्वेश्चन 21 से 40 तक 20 क्वेश्चन मिलेंगे, हमें कोई से भी 16 अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, मैं तो सारे करा रहा हूं। तो यहां पर 21st क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या बोला हुआ है बच्चों। तो यहां पर कह रहा है द मीन फॉर एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिवन बाय, ये आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं, तो इनका मीन आपको निकालना है। तो यहां पर समेशन एक्स आई अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो तो एन है, ठीक है ना, तो यहां से आपको मीन मिल जाएगा। समेशन एक्स आई का मतलब हुआ 1 + 2 + 3, इन सबको ऐड करते चलो, ये डायरेक्टली याद होना चाहिए। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, पूरे के नीचे n पहले से ही है, ये कैंसिल होगा। n + 1 अपॉन 2, यानी ऑप्शन डी वाले को देखो, यहां पर 21 का डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा बच्चों। समझे? क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने। इसमें क्या पूछा हुआ है बच्चों, यहां पर जो फंक्शन आपको दिख रहा है ना, इसका हमसे रेंज पूछा हुआ है, इस फंक्शन का हमसे रेंज पूछा हुआ है। तो कैसे होगा, कैसे होगा बताइए? या आंसर याद है आप लोगों को? मेरे को तो आंसर याद है। यहां बेसिकली इसका रेंज ये होने वाला है। कैसे निकालेंगे, चलिए मैं बताता हूं आपको। यहां पर x² कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, मतलब ये 0 होगा या 0 से बड़ा होगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। यहां पर आप नोटिस कर सकते हैं इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। समझे? और डिनोमिनेटर यहां कभी 0 होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहां पर x² हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता अगर x कोई भी रियल नंबर होगा। तो यहां पर पूरे में +1 कर दो, पूरे में +1 कर दो। जैसे ही +1 करोगे तो ये बनेगा x² + 1, यानी ये बन जाएगा 1 या 1 से बड़ा। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर ये जो x² + 1 है ना, ये बेसिकली 1 या 1 से बड़ा होगा, लेकिन इन्फिनिटी से छोटा होगा। इसका रेसिप्रोकल करो, तो रेसिप्रोकल करने में क्या हो जाएगा, बेसिकली यहां पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। देखो ध्यान से, इस तरीके से ये बनने वाला है, 1/∞ यानी 0 हो जाएगा। मैं 1/∞ को डायरेक्टली यहां पर 0 ही लिख देता हूं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ये बन गया फंक्शन। तो यहां से कंक्लूजन क्या मिला, इसका मतलब यहां से कंक्लूजन क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से कंक्लूजन ये होगा कि आपका फंक्शन 0 से तो बड़ा होगा, लेकिन 1 से छोटा या 1 के इक्वल होगा। इसका मतलब यहां पर रेंज क्या बनेगा बच्चों, तो रेंज तो वही बनेगा जो पहले ही मैंने आपके लिए मार्क कर दिया था, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, मुझे याद था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं बेसिकली। तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, क्वेश्चन 23 में बेसिकली आपसे बोला गया है, यहां पर ये एक्सप्रेशन दे रखा है ना, इसमें से आपको a + b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो पहले RHS वाले कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो चलो काम शुरू करो। यहां पर ये आयटा, यहां पर -2, क्योंकि आयटा स्क्वायर -1 होता है। फिर है आयटा की पावर 5, आयटा की पावर 5 मतलब आयटा की पावर 4 इंटू आयटा, मतलब ये सिर्फ आयटा ही रह जाएगा। मतलब इसको मैं क्या लिखूंगा, सिर्फ 3 आयटा लिखूंगा। फिर है 4 आयटा 7, तो यहां पर बेसिकली क्या है, आयटा की पावर 7 यानी आयटा की पावर 3 यानी माइनस आयटा। कहने का मतलब ये क्या बनेगा बच्चों, -4 आयटा बनेगा, और ये क्या बनेगा, +5 आयटा की पावर 8 यानी वो 1 हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बनने वाला है 5 - 2 यानी 3। ठीक है, यहां पर क्या बनेगा, 3 आयटा और ये 1 आयटा, 4 आयटा -4 आयटा मतलब प्लस में 0 आयटा। तो ये a + आयटा b की वैल्यू आ चुकी है। यहां पर इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स कंसेप्ट से दोनों ही तरफ का रियल पार्ट्स मैं इक्वेट करूंगा और इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वेट करूंगा। a और b की वैल्यू आ चुकी है, a + b की वैल्यू पे भाग के आने वाली है, यानी 3 + 0 यानी 3, यानी ऑप्शन बी यहां पर आप मार्क कर सकते हो। क्वेश्चन 23 का ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा बच्चों। समझ गए?
24th क्वेश्चन में चलते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है? 24th क्वेश्चन में बेसिकली हमें लिमिट इवेलुएट करना है। अगर x की जगह 1 डालेंगे तो यहां समस्याएं खड़ी होंगी, तो मैं कैसे करूंगा? रूट एक्स माइनस 1, ठीक है, यहां पर 2x माइनस 3, डिनोमिनेटर में फैक्टर बना लो, तो यहां पर फैक्टर बनेगा x माइनस 1 इंटू 2x प्लस में 3। एक बार चेक करना बच्चों, 2x स्क्वायर, यहाँ पर 3x माइनस 2x, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो x माइनस 1 है ना, इसको फिर से लिखो, रूट एक्स माइनस 1 इंटू रूट एक्स प्लस 1। चेक करके देखो, a प्लस बी, a माइनस बी वाला फॉर्मूला यहाँ पर ये बन रहा होगा। अच्छा, इसके साथ में 2x प्लस 3 है और यहाँ पर लिमिट आपका लगा हुआ है x अप्रोचेज 1, ये कैंसिल हो गया। अब x के लिमिट 1 डाल के देखो, 2 इंटू 1 यानी 2 माइनस 3 यानी माइनस 1, नीचे क्या बनेगा? रूट 1 प्लस 1 यानी ये 2 हो जाएगा, यहां से ये 5 आ जाएगा, मतलब 2 इंटू 1 दैट इज 2 प्लस 3 यानी 2 प्लस 3 यानी 5 होगा ना, तो यहां पर ये 10 बनने वाला है। यानी ऑप्शन डी में आपको ये दिख ही रहा होगा, 24th का ऑप्शन डी सही हो गया बच्चों, ठीक है। 25th क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें क्या है? 10th टर्म ऑफ अ प्रोग्रेशन, ये आपका प्रोग्रेशन है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये एपी है या जीपी है। ये एपी तो है नहीं, कॉमन डिफरेंस चेक करो, तो ये जीपी हो सकता है शायद, यहां पर कॉमन रेशियो 3 है, चेक करके देखो, फर्स्ट टर्म आपको दिख ही रहा होगा। 10th टर्म पूछा है ना, तो nth टर्म ऑफ अ जीपी का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है। तो यहां पर 10th टर्म मतलब क्या होगा? यहां पर a का मतलब ये रहा, r का मतलब ये रहा, और यहां पर 10 माइनस 1 यानी 9 हो जाएगा। मतलब 25 का कौन से वाला बच्चों? यानी 2 इंटू 3 की पावर 9, यानी ऑप्शन ए वाला ही सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। 26 में हमें यहां पर इस फंक्शन का रेंज बताना है। अब ये जो फंक्शन है बेसिकली ये तभी डिफाइंड होगा जब यहां पर डिनोमिनेटर में कोई भी रियल नंबर डाल दो एक्सेप्ट 2, मतलब इस इंटरवल में से चलना चाहिए। तो यहां पर बेसिकली मुझे रेंज निकालना है, इसको मैंने y मान लिया। देखो इस तरीके से इसको जरा सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं, कैसे होगा देख लेते हैं। तो यहां से ये बनने वाला है आपका एक्स वाई प्लस 2y इक्वल टू एक्स। यहां से मैं x की वैल्यू निकालना चाहता हूं बेसिकली, तो ये बनेगा आपका 2y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वाई। यहां से x कॉमन, तो ये 1 माइनस वाई ऐसे बनेगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2y अपॉन 1 माइनस वाई, ठीक है ना। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि y की वैल्यू भी 1 कभी नहीं हो सकती, यहां y 1 कभी नहीं होगा। डिनोमिनेटर में चेक करके देखो, मतलब इसका रेंज कैसे लिखोगे? रेंज लिखोगे y बिलोंगिंग टू एनी रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 1 को छोड़कर। इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिखा जा सकता था, ठीक है बच्चों। तो यहां पर इस तरीके से मुझे ऑप्शन सी में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 का सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। तो 27th क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है बच्चों? 27th क्वेश्चन में आपका स्टैटिक्स वाला क्वेश्चन है बेसिकली, पढ़ लो। द वेरिएंस ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज v, ये आपका वेरिएंस है। अगर हर ऑब्जर्वेशन को आपने डिक्रीज किया y से, देन द वेरिएंस फॉर रिजल्टिंग ऑब्जर्वेशंस विल बी। देखो बच्चों होता क्या है, अगर आपके पास xi ऑब्जर्वेशंस हैं और इसका वेरिएंस आपने v लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब सुनना, यहां पर हर एक ऑब्जर्वेशन में कोई भी कांस्टेंट आपने ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, तो यहां पर जो नया वेरिएंस बनेगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये अभी भी v ही रहेगा। ये आपने एक क्वेश्चन किया होगा, एनसीईआरटी मिसलेनियस में है बेसिकली, ठीक है ना। तो यहां पर बेसिकली ऑप्शन ए वाले को ही मैं मार्क करने वाला हूं, 27th का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन 28 को देखते हैं। यहां पर इसने क्या पूछा हुआ है 28th में? वेरिएंस ऑफ द डाटा, डाटा आपके पास है, इसका वेरिएंस भी इसने दे रखा है, यानी आपको इसकी वैल्यू दे रखी है, ठीक है। वेरिएंस फॉर दिस डाटा, अब इस डाटा का वेरिएंस क्या होगा? या तो वेरिएंस निकालो या फिर ऑब्जर्वेशन करो, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन क्यों दी गई है ध्यान से सुनना। यहां पर ये जो आपको डाटा दे रखा है ना, इसको अगर तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिल रहा होगा, चेक करके देखो। मतलब ये हुआ इन सभी ऑब्जर्वेशंस का 2 टाइम्स करने पे ये मिला, तो इनका वेरिएंस क्या होगा? जिसे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया ना, इन xi को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसे कांस्टेंट का स्क्वायर इनटू ओल्ड वेरिएंस, ये रहा आपका ओल्ड वेरिएंस, यानी यहां पर 8 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 32, यानी ऑप्शन डी में आपको दिख रहा होगा यही चीज लिखी हुई है बच्चों, समझे। तो आगे चलते हैं जरा 29th क्वेश्चन की तरफ। काफी अच्छा क्वेश्चन था ना ये, ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या करोगे? यहां पर x के लिमिट जैसे ही π/4 पुट करोगे समस्याएं खड़ी हो जाएंगे, देख लेना एक बार, है ना, 0/0 वाली फॉर्म। सीकेंड स्क्वायर एक्स क्या होता है बच्चों? सीकेंड स्क्वायर एक्स का मतलब हो गया 1 + 10 स्क्वायर एक्स, समझे।
10th क्लास का फॉर्मूला। जैसे ही इसको यहाँ पर यूज करोगे आपको ये मिलेगा 10 स्क्वायर एक्स, अब यहाँ 1 है और ये -2 है यानी -1, और नीचे क्या है आपका ऑलरेडी 10x -1, और लिमिट तो चल ही रहा है यानी x का लिमिट है π/4। न्यूमरेटर में a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लगा लो, यू विल बी लेफ्ट ओनली विद 10x प्लस 1। चेक करके देखो मेरी बातें समझ में आई कि नहीं। ऊपर 10x माइनस 1 इंटू 10x प्लस 1 लिखोगे, नीचे 10x माइनस 1 प्रेजेंट होगा ऊपर वाले 10x माइनस 1 को काटने के लिए, तो बस यही तो बचेगा। इसमें x की लिमिट π/4 पुट करोगे तो आपको मिलेगा 10 π/4 प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 यानी 2। 2 का मतलब ऑप्शन बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 29 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन 30 को देखते हैं। क्वेश्चन 30 में क्या है, यहां पर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर एक क्वेश्चन दे दिया है, इस तरीके से है, आपको a/b निकालना है। मैं क्या करने वाला हूं बच्चों, ध्यान से सुनना। यहां पर बेसिकली मैं RHS को करूंगा सिंप्लीफाई, तो यहां पर सिंप्लीफाई करेंगे तो c प्लस आइटा अपॉन c माइनस आइटा, मतलब मैं क्या करूंगा c प्लस आइटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। ऊपर बनेगा c स्क्वायर -1 और नीचे हो जाएगा c स्क्वायर प्लस 1 प्लस आइटा 2c अपॉन c स्क्वायर प्लस 1। डायरेक्टली कर दिया है मैंने, अगर आपको समझ में आ गया हो तो। ठीक है, यहां पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसके इक्वल है, तो यहां से a की वैल्यू मुझे मिल रही होगी, मतलब रियल पार्ट इक्वल और इमेजनरी पार्ट भी इक्वल। इस कंसेप्ट का यूज कर लिया इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कंसेप्ट से। ठीक है, यहां पर a/b निकालना है, तो a/b, a और b की वैल्यू तुम्हारे सामने है, c स्क्वायर -1 अपॉन 2c, c स्क्वायर -1 अपॉन 2c यानी ऑप्शन बी को आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 30 का ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा बच्चों। बात समझ आई। 31st क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है, क्वेश्चन 31 में बोला हुआ है द सेट ऑफ ऑड प्राइम नंबर्स अप टू 10। ऑड प्राइम नंबर्स, देखो प्राइम नंबर्स होते क्या हैं अप टू 10 लिखने के लिए बोला जाए तो 2 3 5 7 इस तरीके से आपके प्राइम नंबर्स होंगे। ऑड प्राइम नंबर मतलब इसको हटा दो, मतलब 31 का कौन से वाला ऑप्शन बच्चों, जहां 3 5 7 का कलेक्शन है, यानी ऑप्शन सी आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 31 का सी सही हो गया। ठीक है बच्चों, 32 में देखते हैं, इसमें क्या है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। अब ये जो सीरीज है बेसिकली आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, चेक करके देखो। r की वैल्यू 3 है यहाँ पे और a की वैल्यू तो आपको दिख ही रही होगी यानी 1। ठीक है ना, तो यहाँ पर सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लग जाएगा। फॉर्मूला क्या होगा, a कॉमन रेशो की पावर n माइनस 1 यानी नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन कॉमन रेशो -1, ये बनेगा 3 की पावर n -1 अपॉन में 2। अब ऐसा कहां पर है, तो पहले वाले ऑप्शन में देखो, क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो गया बच्चों, समझे। क्वेश्चन नंबर 33 में चलते हैं। 33 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 33 में हमें क्या बोला हुआ है बच्चों, वेरिएंस ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अब n नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 से लेकर n तक लिखते रहो। इनका मीन हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं किसी क्वेश्चन में, अगर आपको ध्यान हो तो ये क्या बनने वाला है, n+1 अपॉन 2 इस तरीके से। यहां पर वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला क्या चलेगा, 1/n समेशन xi स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर। ठीक है ना, तो मीन तो हमारे पास है ही, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी पता है हमको, n यहां पर होने वाला है, तो समेशन xi स्क्वायर कैसे मिलेगा, तो यहां पर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इस तरीके से लेकर n स्क्वायर तक आप चले जाओ, समेशन xi स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, यानी 1/n इंटू n+1 2n+1। तो ये मैं क्या लिख रहा हूं बच्चों, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6। ये क्या है, ये सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का डायरेक्ट फॉर्मूला है, माइनस यहां पर ये क्या होने वाला है, मीन का स्क्वायर यानी n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर ये n कैंसिल होने वाला है, यहां से हम कुछ चीजें कॉमन ले लेंगे, तो क्या कॉमन आएगा बच्चों, n+1 अपॉन में 2 ये कॉमन आएगा। चेक करके देखो, n+1 बाहर गया, यहां से 2 बाहर गया, 2n+1 अपॉन 3 आपके लिए छोड़ जाएगा, यहां पर n+1 अपॉन 2 आपको ऐसे मिल जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा आपका 2 2 जा 4n प्लस 2 माइनस 3n माइनस 3, मतलब क्या बनने वाला है, ये बनेगा n-1 अपॉन में 6, मतलब फाइनली क्या हो जाएगा, n स्क्वायर -1 अपॉन में 12। तो n स्क्वायर -1 अपॉन 12 यानी ऑप्शन सी को एक बार आप चेक करिए, क्वेश्चन 33 का ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा बच्चों। बात समझ आ रही है, ठीक है। 34th क्वेश्चन क्या है बच्चों, 34th क्वेश्चन बेसिकली लिमिट का है, जैसा कि आपको दिख ही रहा है। यहां पर हमें बोला हुआ है ये लिमिट जो है ना k के इक्वल है, तो k की वैल्यू बताओ, मतलब लिमिट की वैल्यू ही आपसे पूछी गई है। तो यहां पर आप लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं ना,
न्यूमरेटर में sin 2x लगा दो बच्चों, है ना। अब sin 2x क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर log में 1 प्लस के बाद में जो फंक्शन है ना, मतलब फंक्शन क्या है तो sin 2x है, ठीक है। तो ऊपर sin 2x लगाओ तो नीचे भी sin 2x लगाना पड़ेगा। इसको ऊपर चाहिए होगा 2x, मतलब यहाँ 1/2 लगा दो, सारा बैलेंस हो चुका है, पहले से यहाँ पर x दे रखा था। अब अगर x का लिमिट 0 है तो 2x का लिमिट भी 0 होगा, इस वजह से sin 2x का लिमिट भी 0 होगा, समझे। अब यहां से अपने फॉर्मूला यूज करो तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू भी 1 और यहां से 1/2, यानी फाइनली आंसर 1/2, यानी ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो गया बच्चों। चलें आगे क्वेश्चन 35 की तरफ चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में हमसे क्या बोला हुआ है, द थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी इज 4। किसी भी जीपी का फर्स्ट टर्म अगर ए हो, कॉमन रेशियो आर हो, तो यहां पर बेसिकली थर्ड टर्म का मतलब हो गया ए आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू 4 दे रखी है। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, पहला टर्म ये रहा, दूसरा टर्म ये रहा, तीसरा टर्म ये रहा, चौथा टर्म ये रहा और पांचवा टर्म ये रहा, इन सभी का प्रोडक्ट। तो यहां पर ये a की पावर 5 और r की पावर में क्या बनेगा, 4 + 3 7 + 2 9 + 1 यानी 10। इसको हम क्या लिखें, ए आर स्क्वायर की पावर 5 ऐसे, यानी 4 की पावर में 5, 4 की पावर 5 यानी 2 की पावर 2 की पावर 5, यानी ऐसे हो जाएगा, मतलब 1024, यानी यहां पर ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन 35 का ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो गया बच्चों, समझे। क्वेश्चन 36 को देखते हैं, यहां पर क्या पूछा हुआ है, रियल पार्ट फॉर दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये तो 7 हो जाएगा और ये क्या बनेगा आयटा और यहां पर ये 9, समझे। इसका रियल पार्ट क्या है बच्चों, तो रियल ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर इसको मैं z बोल दूं तो वो बन जाएगा 7। तो 7 का मतलब यहां पर ऑप्शन ए को आप मार्क कर सकते हो। क्वेश्चन 36 का ऑप्शन इज सही हो गया। 37 में देखते हैं क्या बोला हुआ है, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशंस आर गिवन टू बी 8 and 4। ये रहा आपका मीन और ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो यहां पर बेसिकली मैं वेरिएंस लिख लेता हूं, तो ये बन जाएगा आपका 16, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, यहां पर क्या बोला हुआ है, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय 3, दैट मीन्स अगर आपके पास xi ऑब्जर्वेशंस हैं तो यहां पर आपको xi + 3 करके नए ऑब्जर्वेशंस मिलने वाले हैं। सभी ऑब्जर्वेशंस में आपने इंक्रीमेंट किया है 3 का। तो सम ऑफ न्यू मीन एंड न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी नया मीन क्या होगा, नया स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, इन दोनों का आपको सम निकालना है, समझे बच्चों। तो यहां पर बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, जो आपका पुराना वाला मीन है ना, पुराना वाला मीन है, इसमें यही इंक्रीमेंट कर दो, नया वाला मीन मिल जाएगा, समझे। यानी 8 + 3 यानी 11, ये क्या मिला आपको, ये न्यू मीन मिला, ठीक है। अच्छा, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, क्योंकि आपने इंक्रीमेंट किया है ना 3 का, या मान लो डिक्रीमेंट भी किया होता तो वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब यही वाला आपका न्यू वेरिएंस रहेगा, समझे बच्चों। अब जब वेरिएंस यही रह गया तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी इसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू यानी 4 ही रह जाएगा, मतलब न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्या रहेगा, तो ये आपका 4 ही रहेगा जो पहले दे रखा था। अब इन दोनों को ऐड कर दो, मतलब 11 + 4 करो यानी 15, यानी ऑप्शन बी को यहां पर मार्क करो। क्वेश्चन 37 का ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो गया बच्चों, समझे। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 38 में क्या बोला हुआ है, आपके पास एक फंक्शन है और पूछा हुआ है कि ये फंक्शन डिफाइंड कब होगा, मतलब यहां पर बेसिकली हमसे डोमेन पूछा गया है इस फंक्शन का। आपको पता है कि 1 - x² कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। दैट मीन्स यहां पर मैं कह रहा हूं कि 1 - x × 1 + x > 0 होना चाहिए। तो यहां पर नंबर लाइन पे -1 और 1 को प्लॉट करो और एक बार चेक कर लो कौन सी कंडीशन आपको दिख रही होगी बच्चों। यहां पर 1 से बड़ा कोई सा भी नंबर अगर आपने डाल दिया, 1 से बड़ा कोई सा भी नंबर, फॉर एग्जांपल 2 डाल दिया, तो यहां पर समस्या खड़ी हो जाएगी, ये वाली कंडीशन वेरीफाई नहीं होगी, मतलब यहां पर ये नेगेटिव आएगा। यहां पर भी आप चेक कर सकते हो, ये चीज आपको नेगेटिव मिलने वाला है, यहीं पर आपका काम होगा। मतलब यहां पर अगर कोई भी नंबर आप लेकर इस कंडीशन में डालोगे तो ये > 0 वाली बात बिल्कुल जस्टिफाई हो जाएगी, समझे बच्चों। तो यहां पर कहने का मतलब यह हुआ कि x की वैल्यू -1 से 1 वाले इंटरवल में चलेगी, वो भी क्लोज इंटरवल, यानी ऑप्शन सी में यही आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन 38 का ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो गया बच्चों, समझे। क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। 39 में क्या बोला हुआ है, 39th क्वेश्चन में स्लोप ऑफ द लाइन विच कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस +-1 डायरेक्ट, समझे। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 39। चलें आगे क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 40 में क्या बोला हुआ है,
क्वेश्चन 40 में हमसे बेसिकली ये फंक्शन दे रखा है और लिमिट पूछा हुआ है व्हेन x अप्रोचेस टू 1। जब x 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो 1 से जस्ट पहले या 1 के जस्ट बाद फंक्शन की वैल्यू क्या होगी हमको ये पता हो जाएगा। तो 1 से जस्ट पहले और 1 से जस्ट बाद मतलब LHL और RHL की वैल्यू निकाल लेंगे, वो दोनों सेम आएंगे, तो बस यहाँ पर लिमिट वैल्यू भी मुझे मिल जाएगी। अब ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पर फंक्शन का डेफिनेशन 0 के आसपास दे रखा है। अगर 0 यहाँ पर है ना, 0 यहां पर है नंबर लाइन पे, तो 0 से छोटा अगर x हुआ तो फंक्शन का वैल्यू है 2x प्लस 3। चेक करके देखो यहां पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और 0 से बड़ा हुआ तो फंक्शन का वैल्यू क्या है बच्चों, तो फंक्शन का वैल्यू है 3x प्लस 3। चेक करके देखो मैंने यहां पर 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, समझे। यानी 1 के जस्ट पीछे या 1 के जस्ट आगे बेसिकली फंक्शन का वैल्यू यही चलेगा। तो यहां पर लिमिट निकालने जाओगे तो यहां पर fx की जगह आपको क्या लेना पड़ेगा बच्चों, 3 टाइम्स x प्लस 1 या 3x प्लस 3 कह दो। यहां पर x की लिमिट 1 पुट करोगे तो 3 इंटू 1 प्लस 1 यानी ये 6 बन जाएगा। यानी ऑप्शन बी को मार्क कर दो, क्वेश्चन 40 का ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब आगे चलते हैं, सेक्शन सी की कहानी शुरू करते हैं। सेक्शन बी तक के सभी क्वेश्चन हो चुके हैं। यहां पर हमें 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, हमें कोई से भी 8 अटेम्प्ट करने होंगे और यहां पर केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन भी आने वाला है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 41। यहां पर क्या बोला हुआ है, ये जो आपको दे रखा है ना A1 A2 A3 से लेकर AN तक, ये आपके n अर्थमेटिक मीन्स बताए गए हैं A और B के बीच में। तो यहां पर कैपिटल A का मतलब क्या है, तो सिंगल अर्थमेटिक मीन। कैपिटल A का मतलब ये हो गया A प्लस B बाई 2, समझे। अच्छा, सिंगल अर्थमेटिक मीन का मतलब यही होता है ना। तो यहां पर हमें बताना है कौन से वाला ऑप्शन यहां पर बिल्कुल ठीक होगा। ध्यान से सुनना, सभी जगह पे मुझे दिख रहा है कि A1 प्लस A2 प्लस A3 से लेकर AN तक सबको ऐड किया गया है, मतलब सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन्स की बात हो रही है। तो बेसिकली अगर मैं यहां पर A1 प्लस A2 प्लस A3 इन सबको ऐड करने जाऊं टिल AN तक, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मैं कर रहा हूं A प्लस D प्लस A प्लस 2D प्लस A प्लस 3D, समझे। और ये कहां तक, ये A प्लस ND तक, ऐसे। तो यहां पर बेसिकली A कितनी बार आएगा, तो n टाइम्स आएगा, तो यहां पर NA पहले ही लिख लो। अब यहां पर ये D रह गया, तो D को कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर ये आपका n तक, ऐसे। अब ये तो मुझे पता है ना, आज की क्लास में मेरे ख्याल में 2 बार यूज हो गया। n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 ऐसा आ जाएगा। पूरे में से अगर आपने n कॉमन लिया तो अंदर क्या मिलेगा, a प्लस n प्लस 1 अपॉन में 2 और d क्या होता है, b माइनस ए अपॉन n प्लस 1, समझे। अर्थमेटिक मीन वाले कंसेप्ट में d की वैल्यू ये आती है। n प्लस 1 कट गया, जो बचा उसका एलसीएम लो, तो यहां पर 2a प्लस b माइनस ए अपॉन में 2, जरा सिंप्लीफाई करना, n इंटू a प्लस बी अपॉन 2, और ये जो ब्रैकेट में मिला वो सबसे पहले हमने कैपिटल A के इक्वल यहां पर पहले ही लिख के रख लिया है, अगर आपने देखा हो तो, ठीक है। तो 41 का कौन से वाला हो गया, बेसिकली ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल ठीक हो गया। ऑप्शन ए ऑफ क्वेश्चन नंबर 41 विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन 42 की तरफ चलते हैं जरा। 42 में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन 42 में हमें देखो ये कंडीशन दे रखी है, मतलब ये वाला एक ऑर्डर्ड पेयर है, वो इस वाले ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल है, तो आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई है। यहां पर इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कंसेप्ट से हम काम करेंगे, तो यहां पर क्या बनेगा, 2p प्लस क्यू इक्वल टू 11, ठीक है ना। यहां पर 1 इक्वल टू p माइनस 3 क्यू, मतलब मैं क्या लिखूंगा, p माइनस 3 क्यू इक्वल टू 1, ऐसे। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा 6p प्लस 3 क्यू इक्वल टू 33, और ये क्या है, p माइनस 3 क्यू इक्वल टू 1। दोनों को ऐड करो तो ये बनेगा आपका 7p मतलब क्या हो जाएगा, 34, समझे। यहां पर 7p की वैल्यू मिली है, मतलब p की वैल्यू आ जाएगी 34/7। अब यहां से मुझे q की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, तो q की वैल्यू निकालने के लिए आप एक काम क्या करो, यहां पर ना 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर वाला तो ऐसा ही रहेगा, 2p प्लस क्यू इक्वल्स टू 11, यहां पर ये बन जाएगा 2p माइनस 6q इक्वल टू 2, ठीक है ना। जरा साइन चेंज करो, ये कैंसिल होगा, ये क्या बनेगा, 7q इक्वल टू, ये क्या बना, ये आपका बन जाएगा 11 माइनस 2 यानी 9। तो आपको क्या निकालना था, p माइनस 7q, तो p की वैल्यू ये रही है ना, और यहां पर 7q की वैल्यू 9 है। एक बार एलसीएम ले लो, 34 माइनस 63 अपॉन में 7, समझे। सॉल्व करो, क्या आएगा बच्चों, यहां पर 63 में से आप 34 को सब्ट्रैक्ट कर दो, नेगेटिव लगा लेना यहां पर,
ठीक है, तो ये क्या बनने वाला है बेसिकली 13 माइनस 4 यानी 9 हो जाएगा यहां पर, और ये बन जाएगा आपका 2 यानी -29/7 यानी ऑप्शन बी को यहां पर आप मार्क करो। क्वेश्चन 42 का ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो गया बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन 43 को देखते हैं। इसमें क्या है बच्चों, यहां पर ए और बी दो सेट इस तरीके से हैं कि यहां पर एन ऑफ ए और एन ऑफ बी आपको दिख रहा होगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या बोला हुआ है, इफ A1, B1, A2, B2 और ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स बेसिकली A क्रॉस B के ऑर्डर्ड पेयर हैं। तो यहां पर A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2 आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ये भी बोल दिया है। यहां पर सेट A क्या होगा आपको ये बताना है। तो यहां पर देखो A क्रॉस B के ऑर्डर्ड पेयर्स आपको दिख रहे होंगे। हर पेयर का पहला कंपोनेंट पकड़ लो, यानी A1, A2, A3, A4, A5। लो जी, आपका काम हो चुका है, सेट ए आपके सामने तैयार हो गया। ये रहा ऑप्शन ए वाला, बिल्कुल ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, चलते हैं जरा 44th क्वेश्चन को देखते हैं। स्लोप ऑफ अ लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। स्लोप का फॉर्मूला यानी m इक्वल टू tan थीटा, यहां पर थीटा क्या बना 120 डिग्री। कैसे निकालोगे, यहां पर लिखना पड़ेगा आपको 180 माइनस 60, समझे। 10 पाई माइनस थीटा यानी माइनस का tan थीटा मतलब माइनस का √3, मतलब ऑप्शन बी को यहां पर आप मार्क कर सकते हो। क्वेश्चन 44 का ऑप्शन बी सही हो गया बच्चों। ठीक है, 45th क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या है, 45th क्वेश्चन में हमें सेट ए, सेट बी और सेट सी दे रखा है। बी इंटरसेक्शन सी निकालो, फिर उसका ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। तो B इंटरसेक्शन C की वैल्यू क्या है बच्चों, यहां पर B और C में क्या कॉमन है, तो एक ही एलिमेंट यानी 4 ही कॉमन है। अब इसका मुझे A के साथ में कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, मतलब 1,4, 2,4, 3,4, 1,4, 2,4, 3,4 यानी ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। ठीक है बच्चों, अब यहां से केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन की बारी है, तो चलते हैं जरा केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन की तरफ। ये रहा केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन। यहां पर क्या बोला हुआ है बच्चों, ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक many companies escalated their research work in order to provide the vaccine as early as possible. In the research laboratory of a company, the researchers noticed that the number of coronavirus in a certain culture doubles every hour. ठीक है, assume that there were 30 viruses present in the culture originally. Based on the given information, answer the following questions. क्वेश्चन नंबर 46 से शुरू करते हैं। कंसिडरिंग द नंबर ऑफ वायरसेस इन द कल्चर द सिचुएशन गिवन अबव फॉर्म्स। देखो सबसे पहले आपके पास 30 हैं और हर घंटे में आपका वायरस कल्चर यहां पर डबल हो रहा है, जैसा कि आपने पढ़ा। क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ कोरोना वायरस इन अ सर्टेन कल्चर डबल्स, हर घंटे में डबल होने वाला है। यानी इसके बाद क्या होगा बच्चों, इसके बाद ये 60 बनेगा, फिर क्या बनेगा 120 बनेगा, ऐसे चलता रहेगा। तो ये कैसा प्रोग्रेशन है आपको ये बताना है। एपी तो है नहीं, चेक करके देखो, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा। ये बेसिकली जीपी है, यहां पर कॉमन रेशो आपको 2 दिख रहा होगा, मतलब ऑप्शन बी को यहां पर आप मार्क कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 46 में। समझे बच्चों, बात क्लियर हुई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 47 में। इसमें क्या बोला हुआ है, इफ अ प्रोग्रेशन इज फॉर्म्ड रेफर टू क्वेश्चन 46। चलो भैया अच्छी बात है, हमें पता चल गया वो जीपी था। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन। तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू आपको दिख ही रही है, मतलब यहां पर ऑप्शन सी वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। इसमें क्या पूछा हुआ है, हाउ मेनी वायरसेस विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ nth आवर। एट द एंड ऑफ nth आवर का मतलब ये हुआ n+1th आवर का बिगिनिंग, समझे। यानी मुझे क्या निकालना पड़ेगा, यहां पर जीपी का ये वाला टर्म निकालना पड़ेगा, मतलब ARn+1 -1 यानी AR की पावर n। A का मतलब 30 था, कॉमन रेशो यहां पर 2 आ रहा था, अगर आपको ध्यान हो। चलो मैं दिखा लाता हूं आपको, यहां पर दिख रहा है बच्चों 46 क्वेश्चन है, मैंने मार्क किया हुआ है। ठीक है, और A की वैल्यू 30, तो यहां पर मैंने पुट कर दिया 30 × 2n, 30 × 2n यानी यहां पर ऑप्शन ए वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो गया बच्चों। ठीक है, अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन 49 को देखते हैं। इसमें क्या पूछा हुआ है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ वायरसेस एट द एंड ऑफ 4th आवर। 4th आवर का मतलब बिगिनिंग ऑफ 5th आवर, यानी A5 का मतलब क्या हुआ, AR की पावर 4, मतलब 30 × 2 की पावर 4, 30 × 2 की पावर 4 यानी यहां पर कौन से वाला, यहां पर ऑप्शन डी वाला आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा बच्चों।
समझे? आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। क्वेश्चन 50 में हमें क्या बोला हुआ है बच्चों? हाउ मैनी वायरसेस विल बी प्रेजेंट एट द बिगिनिंग ऑफ 7th आवर। इसका मतलब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है A7, दैट मीन्स AR⁶, यानी ये क्या बन जाएगा आपका 30 इंटू 2 की पावर 6, दैट मीन्स 30 इंटू 64। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहां पर 0 आएगा, ये 2 और ये 1920। 1920 का मतलब क्या हुआ? ऑप्शन सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 50 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है बच्चों, तो बस बच्चों इसी के साथ हम लोगों ने PTS 3 का सॉल्यूशन भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लेना। इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने क्लासमेट्स को भी शेयर कर देना। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।